हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की आज की क्लास में हम बात करेंगे नियो क्लासिकल लिटरेचर के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नियो क्लासिसिज्म वाज अ मूवमेंट इंटरेस्टेड इन रिवाइविंग ग्रीको रोमन लिटरेचर, यानी कि नियो क्लासिकल या नियो क्लासिसिज्म एक मूवमेंट था जो कि इंटरेस्टेड था पुराने ग्रीको रोमन लिटरेचर को, उस समय की आर्ट को, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी और थिएटर को एक बार फिर से रिवाइव करने में ये इंटरेस्टेड था। तो न्यू क्लासिसिज्म जो था ये 18th सेंचुरी का एक मूवमेंट था जो कि ओल्ड ग्रीको रोमन यानी ग्रीस और रोम का जो पुराना लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी और थिएटर था उसे ये एक बार फिर से 18th सेंचुरी में रिवाइव कर रहा था। Neoclassical literature was written between 1660 and 1798, यानी कि न्यू क्लासिकल लिटरेचर को लिखा गया था सन 1660 से लेकर 1798 के बीच में। Writers of the neoclassical period tried to imitate the style of the Romans and Greeks। और ये जो न्यू क्लासिकल पीरियड के राइटर थे ये पुराने रोमन्स और ग्रीक राइटर्स की स्टाइल की नकल करने की कोशिश करते थे या उनसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते थे। Thus the combination of the term neo, which means new, and classical as in the day of Roman and Greek classics। ठीक, तो यही वजह है कि इसका नाम नियो क्लासिकल पड़ा, जहां पर नियो का मतलब है न्यू और क्लासिकल शब्द क्यों लिया गया है, क्योंकि जो पुराने रोमन और ग्रीक क्लासिक्स थे उनसे इंस्पायर होकर रचनाएं की गई हैं, उनसे इंस्पायर होकर चीजें लिखी गई हैं, इसीलिए तो उन क्लासिक्स की जगह पर क्लासिकल का इस्तेमाल किया गया है और नियो मतलब नया। तो कहने का मतलब है कि जो पुरानी आर्ट थी, पुराना लिटरेचर था रोम और ग्रीस का, जिसे कि क्लासिकल लिटरेचर या क्लासिकल आर्ट कहा जाता था, उसे एक बार फिर से बनाया जा रहा था, तो इसीलिए उसके आगे नियो लगा है, नियो क्लासिकल। दिस वॉज ऑल्सो द एरा ऑफ द एनलाइटमेंट विच emphasized लॉजिक एंड रीजन। और ये वो एरा थी जो कि एनलाइटमेंट की एरा थी। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त होना। ठीक, तो ये एनलाइटमेंट की एरा थी जो कि जोर देती थी, एम्फेसाइज करती थी लॉजिक और रीजन पर, यानी कि तर्क पर। आप देखिए ये जो है पीरियड्स ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, असल में आपने देखा कि 1660 से 1798 तक का समय है, तो न्यू क्लासिकल एज को भी कई पार्ट में बांटा गया है, तो उन पीरियड्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए दिस टाइम पीरियड इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि जो न्यू क्लासिकल एज है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ये कौन कौन सी हैं? द रेस्टोरेशन पीरियड, द ऑगस्टन पीरियड एंड एज ऑफ जॉनसन। तो ये 3 हिस्से में है, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन और एज ऑफ जॉनसन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन पीरियड को। द पीरियड आफ्टर किंग चार्ल्स फर्स्ट वॉज beheaded एंड द मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड टू ऑर्डर। तो रेस्टोरेशन पीरियड कौन सा है? जब किंग चार्ल्स फर्स्ट की जो है हत्या कर दी गई थी, उनका सर कलम कर दिया गया था और एक बार फिर से जो मोनार्की थी वो वापस शासन में आ गई थी। तो क्योंकि वो मोनार्की फिर से रिस्टोर हुई थी, इसीलिए जो है इस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक अलग से वीडियो इस पीरियड के बारे में, रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में बनाया जाएगा। अभी हम न्यू क्लासिकल को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने पे हम लोग सब्जेक्ट से बहुत भटक जाएंगे। द स्टाइल ऑफ द पीरियड वॉज कंसाइज एंड मेड यूज ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी कि इस समय की जो स्टाइल थी रिस्टोरेशन पीरियड की, ये बहुत ही कंसाइज थी और इसमें इस्तेमाल किया जाता था शॉर्ट सेंटेंसेस का। शॉर्ट सेंटेंसेस मतलब सेंटेंस ज्यादा बड़े नहीं होते थे, शॉर्ट सेंटेंस होते थे और बिल्कुल कंसाइज थी, यानी बिल्कुल सटीक लिखते थे। बहुत मेहनत की जाती थी इसमें शब्दों की, वाक्यों की, सेंटेंसेस की बनावट के ऊपर। जॉन मिल्टन, जॉन बनियन एंड जॉन ड्राइडन वर द प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस। और इस समय के जो प्रमुख प्रभावशाली राइटर्स थे, जो इन्फ्लुएंस थे, वो कौन थे? जॉन मिल्टन, जॉन बनियन और जॉन ड्राइडन। आपको रिस्टोरेशन पीरियड की काफी सारी नॉलेज मैंने जो है जॉन मिल्टन की जो बायोग्राफी बनाई है, अगर आप उसको देखेंगे ना, तो ये कैसे ये किंग चार्ल्स का कैसे हत्या हुई थी, वापस कैसे मोनार्की वापस आ गई थी, इस सब चीज के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं।
अगला है ऑगस्टन पीरियड। रिस्टोरेशन पीरियड के बाद आता है ऑगस्टन पीरियड। राइटर्स ऑफ दिस पीरियड बिलीव इन इमिटेटिंग द फॉर्म्स ऑफ ग्रीको रोमन राइटर्स, यानी कि इस समय के जो राइटर थे वो विश्वास करते थे ग्रीको रोमन यानी कि पुराना ग्रीस और रोमन के जो राइटर्स हैं उनकी स्टाइल को इमिटेट करने में, यानी कि उनके जैसा लिटरेचर लिखने में, एंड अडॉप्टिंग सिमिलर जीनर्स, और उस समय जो जीनर्स प्रचलित थे, ठीक जैसे आप फिल्में देखते हैं तो रोमांटिक मूवी, एक्शन मूवी, हॉरर मूवी, तो इसी तरह उस जमाने में प्राचीन ग्रीस और रोम में जो जीनर प्रचलित थे लिटरेचर में उनको जो है ये फॉलो करते थे, यानी ये भी उसी जीनर्स में लिटरेचर लिखते थे, सच एज एपिक एंड पास्टरल, जैसे कि एपिक पोइट्री लिखते थे और पास्टरल पोइट्री लिखते थे। द राइटिंग्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप फॉल इनटू दिस पीरियड, और इस समय के जो सबसे बेहतरीन राइटर थे, सबसे सफल राइटर थे और वास्तव में इंग्लिश लिटरेचर के पहले सुपरस्टार थे, वो थे अलेक्जेंडर पोप। तो द राइटिंग्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप फॉल इनटू दिस पीरियड, और अलेक्जेंडर पोप की जो राइटिंग है वो इस पीरियड के अंतर्गत आती है। हिज लॉन्ग पोएम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1711 इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, और इस समय की जो राइटिंग है उसका सबसे बेहतरीन या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है उनकी पोएम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो कि 1711 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद आती है एज ऑफ जॉनसन, ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ ट्रांजिशन। इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। एज ऑफ जॉनसन को क्यों कहा जाता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इट वॉज डोमिनेटेड बाई सैमुअल जॉनसन, और ये जो है डोमिनेट, इस समय के जो डोमिनेंट राइटर थे सबसे ज्यादा कौन थे, सैमुअल जॉनसन थे, जाहिर सी बात है इसीलिए इसको एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। एंड इज नेम्ड फॉर हिज इन्फ्लुएंस, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस या उन्हीं के प्रभाव के कारण इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। ही डाइड इन 1784, तो ये जो सैमुअल जॉनसन है इनकी डेथ हो गई 1784 में, only a few years before the publication of lyrical ballads and the end of neoclassicism in literature। इसके बाद असल में 1784 में जब इनकी डेथ होती है तो कुछ साल पहले लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के, देखो लिरिकल बैलेड जो है वो 1798 में पब्लिश हुई थी, और इसको लिखा था रोमांटिक लिटरेचर के ग्रेटेस्ट राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ ने और उनके बेस्ट फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरेज ने। तो ये दोनों ही बेहतरीन राइटर थे। इन लोगों ने जब लिरिकल बैलेड 1788 में पब्लिश की तो उसी समय से माना जाता है कि नियो क्लासिकल एज खत्म हो गई और वहां पर शुरुआत हुई किसकी, रोमांटिक एज की। तो इसीलिए जो है इसे एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है, एज ऑफ जॉनसन को, क्योंकि इस समय ट्रांजिशन हो रहा था, न्यू क्लासिकल एज खत्म हो रही थी और शुरुआत हुई थी रोमांटिक एज की। तो हमेशा आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी चीज़ की जब हिस्ट्री पढ़ें तो उसे एक क्रम में पढ़ें, एक कहानी की तरह पढ़ें, तो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएंगी। जैसे 1660 से 1798 तक न्यू क्लासिकल एज चली। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरेज ने अपनी बेहतरीन बुक पब्लिश की जिसका नाम था लिरिकल बैलेड, जिसे कि शुरुआत माना जाता है रोमांटिक एज की, और यहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है। अब हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो क्लासिकल लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर, यानी कि जो क्लासिकल लिटरेचर है उसके क्या गुण थे, उसके क्या लक्षण थे। पहला तो ऑर्डर, सही ऑर्डर में चीज़ें होनी चाहिए। एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर, यानी कि न्यू क्लासिकल लिटरेचर की जो राइटिंग्स थी वो ऑर्डर, एक्यूरेसी और स्ट्रक्चर इसके गुण थे। इन डायरेक्ट अपोजिशन टू रेनेसा एटीट्यूड, और ये बिल्कुल ही अपोजिट था रेनेसा एटीट्यूड के, यानी इसके पहले का जो समय था जो रेनेसा से प्रभावित था, पुनर्जागरण से प्रभावित था, उसके बिल्कुल अपोजिट था। वेयर मैन वॉज सीन एज बेसिकली गुड, जहाँ पर इंसान को देखा जाता था कि वो एक अच्छा इंसान है, यानी इंसान को हमेशा अच्छा ही माना जाता था रेनेसा एज में। द न्यू क्लासिकल राइटर्स पोर्ट्रेड मैन एज इनहेरेंटली फ्लॉड, लेकिन न्यू क्लासिकल राइटर जो थे वो इंसान को कैसा दिखाते थे कि वो इनहेरेंटली फ्लॉड है, यानी कि इंसान में कुछ कमियां होती ही होती हैं और वो इनहेरेंट होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी इंसान है तो उसमें कमियां या खामियां होंगी ही होंगी, वो फ्लॉड होंगे ही। दे एम्फसाइजेस रिस्ट्रेंट। अच्छा, फ्लॉड होता क्या है? फ्लॉड
से मतलब उसके कैरेक्टर में कोई कमी है, यानी जैसे हो सकता है कि वो जेलस पर्सन हो, ईर्ष्या हो उसके भीतर, या फिर लालच हो या गुस्सा हो, ठीक है, ऐसा कोई एक कैरेक्टर। जैसे आप देखें कि विलियम शेक्सपियर के जो कैरेक्टर होते थे, वो भी उनके उनमें कोई ना कोई एक कमी होती थी जो कि आगे चल के ट्रेजेडी का कारण बनती थी। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ जो था वो बहुत ज़्यादा बहादुर, बिल्कुल हीरो, बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो एम्बिशियस था, ओवर एम्बिशियस था, जिस चक्कर में उसकी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो गई और इतनी बड़ी ट्रेजेडी क्रिएट हुई। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो न्यू क्लासिकल राइटर हैं वो ह्यूमन को मानते थे कि उसमें इनहेरेंटली फ्लॉड होते हैं ह्यूमन। दे emphasized दे emphasized, तो जो ये न्यू क्लासिकल राइटर हैं वो जोर देते थे रिस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल एंड कॉमन सेंस। तो क्योंकि इंसान में खामियां हैं ही, इंसान में बुराइयां हैं ही, इसीलिए वो जोर देते थे रिस्ट्रेंट पर, सेल्फ कंट्रोल पर और कॉमन सेंस पर, कि इंसान को इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, खुद संयम से रहना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से इंसान बुराइयों से बच सकता है। दिस वॉज a टाइम when conservatism flourished in both politics and literature। यानी ये वो समय था जब कंजर्वेटिज्म जो था वो फल फूल रहा था, विकसित हो रहा था, पॉलिटिक्स में भी और लिटरेचर में भी। कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवाद। अब हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल एज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखिए, पहला है कि वैल्यूड कॉमन सेंस एंड क्लैरिटी, यानी कि न्यू क्लासिकल एज में कॉमन सेंस और क्लैरिटी की बहुत वैल्यू थी, इसको बहुत महत्व दिया जाता था। दूसरा है स्ट्रक्चर्स आर वेल ऑर्डर्ड, यानी कि इस समय जो कुछ भी लिखा जाता था बिल्कुल अच्छे क्रम में, सेंटेंसेस एक्यूरेट होते थे, यानी कि जितने भी लिटरेचर के रूल्स हैं उन सबको फॉलो किया जाता था। कंटेंट इज एक्यूरेट एंड बिलीवेबल, और इस समय की जो कहानियां होती थी वो एक्यूरेट तो होती थी और बिलीवेबल भी होती थी, यानी ऐसी कोई बहुत काल्पनिक कहानियां नहीं होती थी। ठीक, वो वास्तविकता के करीब होती थी, बिलीवेबल लगती थी, एक्यूरेट होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, आपने एक बहुत ही फेमस अच्छी पोएम पढ़ी होगी, वन ऑफ माई फेवरेट एंड वन ऑफ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट पोएट हैं आपके जॉन कीट्स, उनकी पोएम है ओड टू नाइटिंगेल। तो आप उसमें देखिए कि जो पोएट हैं वो क्या करते हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि वो कहीं बैठे हैं बाग में, एक नाइटिंगेल बोल रही है, फिर वो उस नाइटिंगेल के साथ उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, नाइटिंगेल उनसे बातें कर रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पूरा इमेजिनेशन है, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। लेकिन नियो क्लासिकल एज की जो कहानियाँ होती थीं या जो पोएम्स होती थीं वो एक्यूरेट भी होती थी और उन पर विश्वास भी किया जा सकता था। कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेट रियलिस्टिकली, यानी कि इनके जो कैरेक्टर्स थे वो रियलिस्टिक होते थे, इस तरीके से लिखे जाते थे कि वो रियलिस्टिक लगें। शोड ह्यूमन काइंड टू बी फ्लॉड, और इसमें मानवता को फ्लॉड के रूप में दिखाया गया कि मानवता में कमियां होती हैं, बुराइयां होती हैं। कैरेक्टर्स आर कंजर्वेटिव एंड कंट्रोल्ड, और इस समय के जो कैरेक्टर्स होते थे लिटरेचर के वो कंजर्वेटिव होते थे और कंट्रोल्ड होते थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीको रोमन राइटिंग एंड फिलॉसफी, और इन पर प्रभाव होता था ग्रीको रोमन राइटिंग का, यानी एंशियंट ग्रीस और रोमन राइटिंग और फिलॉसफी का प्रभाव होता था। तो दोस्तों, ये थी न्यू क्लासिकल एज। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज के बारे में। थोड़ा आपको आइडिया तो लग ही गया है लिरिकल बैलेड के बारे में और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।